हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डनसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस वीडियो में महानदी एवं उसकी उत्तरी सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारे वीडियो का पहला पार्ट होगा, जिसके अंतर्गत हम महानदी एवं उसकी उत्तरी सहायक नदी को देखेंगे और इसके दूसरे पार्ट में हम लोग महानदी एवं उसकी दक्षिणी सहायक नदी के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं और हम अपने आज इस वीडियो लेक्चर में महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो यह महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के लगभग 56% भाग पर फैला है। छत्तीसगढ़ के लगभग 56% भाग पर महानदी अपवाह तंत्र फैला है। अब हम देखते हैं कि ये महानदी अपवाह तंत्र किन किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तो महानदी का उद्गम होता है धमतरी के सिहावा पर्वत से और वह कांकेर बालोद से होते हुए फिर से कहाँ आएगी? धमतरी में। फिर धमतरी से वह गरियाबंद जाएगी। गरियाबंद से थोड़ा बहुत रायपुर टच करते हुए कहाँ चले जाएगी? महासमुंद। महासमुंद के बाद बलौदा बाजार और बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा इंटर करेगी। जांजगीर चांपा के बाद ये शक्ति जाएगी। शक्ति के बाद ये सारंगगढ़ जिला जाएगी और सारंगगढ़ के बाद ये रायगढ़ जिला जाते हुए ये उड़ीसा राज्य में प्रवेश करेगी। अब हम महानदी की सहायक नदियों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग महानदी की उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना है जसपुर में ईब नदी। जसपुर में हमें क्या याद रखना है? ईब नदी, जिसका उद्गम स्थान है पंडरापाट खुर्जा पहाड़ी से। पंडरापाट के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम होता है। उसके बाद हमें याद रखना है केलो नदी। केलो नदी का उद्गम होता है लुड़ेक की पहाड़ी लैलूंगा तहसील से। और हमें याद रखना है ये जो केलो नदी है वो कहाँ पर महानदी पर जाके मिलेगी? तो यह उड़ीसा में एक जगह है महादेव पल्ली, उस स्थान पर महानदी में जाकर मिलेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं सरगुजा के मैनपाट से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मांड नदी। ठीक है, जिसका संगम कहाँ पर होता है? महानदी से चंद्रपुर में। उसके बाद हम लोग को याद रखना है बोराई नदी, जिसका उद्गम स्थल है कोरबा का पठार, जो कि कतला ब्लॉक से निकलता है। उसके बाद हमको याद रखना है कोरिया जिला, और अभी जब नया वर्तमान जिला बन जाएगा मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, तो हमें क्या याद रखना है? मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी। और इस जिले से कौन सा नदी का उद्गम होता है? तो हसदेव नदी का। ठीक है, कोरबा में बहेगा, फिर कहाँ आ जाएगा? जांजगीर चांपा जिला, और यहाँ पर हसदेव नदी से जाके मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक नया जिला बनने वाला है मोहला मानपुर, और इस जिला से एक नदी निकलती है जो कि महानदी की सबसे लंबी नदी है। उस नदी का क्या नाम है? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली। और जो पुराना जो इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो पानाबरस की पहाड़ी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? फरसिया गांव। और ये फरसिया गांव कहाँ पर है? सिहावा पर्वत में। और ये सिहावा पर्वत कहाँ पर है? कौन से जिला में है? तो धमतरी जिला में। तो धमतरी जिला के सिहावा पर्वत के फरसिया गांव से महानदी का उद्गम होता है। और इस महानदी का विसर्जन किस स्थान पर होता है? तो महानदी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। और ये कौन से स्थान पर होता है? तो कटक के समीप। कटक के समीप उड़ीसा राज्य में। कटक के समीप उड़ीसा राज्य में। अब हम देखते हैं कि महानदी का नाम महानदी क्यों पड़ा। तो एक ऋषि थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? महानंदा। और इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? महानदी का नामकरण हुआ। महानदी का क्या हुआ? नामकरण हुआ। हमें और क्या याद रखना है? महानदी को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा अगर पूछा जाए तो
तो हमें क्या लेना है आंसर, महानदी को। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। अब हमें महानदी की लंबाई याद रखनी है। तो यदि हम लोग भारत में महानदी की लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर, और यदि छत्तीसगढ़ में पूछा गया तो इसका लंबाई कितना है, 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है, 286 किलोमीटर। अब हम लोग अन्य नाम जो प्रचलित थे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है चित्रोत्पला। चित्रोत्पला, और चित्रोत्पला कब पुकारा जाता था? तो चित्रोत्पला द्वापर युग में, द्वापर युग, और स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण और द्वापर युग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? चित्रोत्पला नाम से जाना जाता था। और हमें याद रखना है नीलोत्पला। नीलोत्पला, तो नीलोत्पला इस नाम से महानदी को कब जाना जाता था? सत्ययुग में। सत्य युग में किस नाम से जाना जाता था? नीलोत्पला के नाम से। और वायुपुराण, वायुपुराण, वायुपुराण और सतयुग में महानदी को नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। और महानदी का प्राचीन नाम पूछा तो क्या याद रखना है हम लोग को? कनक नंदिनी। महानदी का प्राचीन नाम क्या है? कनक नंदिनी। इसके अतिरिक्त महानदी को महाश्वेता, महानंदा आदि नामों से जाना जाता है। अब हम लोग महानदी में स्थित संगम वाले स्थलों को देखते हैं, संगम स्थल को। तो हमें सबसे पहले याद रखना है चंद्रपुर। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में याद रखना है महानदी से कौन सी नदी आके मिलती है? तो महानदी, लात और मांड, इन तीनों ही नदी का क्या है चंद्रपुर में संगम। और ये चंद्रपुर अभी वर्तमान में देखेंगे तो जांजगीर चांपा में है, और नया जिला बनने के बाद कहाँ चला जाएगा? शक्ति में। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्थान हमें देखना है सिवरी नारायण। सिवरी नारायण, और इस सिवरी नारायण में महानदी के साथ कौन सी नदी आके मिलती है? महानदी, उसके बाद शिवनाथ और जोंक। महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी कहाँ पर आके मिलती है? सिवरी नारायण में। तीसरा हमें याद रखना है राजिम। राजिम में महानदी से कौन सी नदी आके मिलती है? पैरी और सोंढूर। पैरी और सोंढूर। अब हम लोग महानदी का प्रवाह क्षेत्र देखते हैं कि कौन कौन से जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है धमतरी। उसके बाद हमें याद रखना है कांकेर। कांकेर के बाद बालोद। चौथे नंबर पे हमें याद रखना है गरियाबंद जिला। पाँचवें नंबर पर रायपुर। छठवें नंबर पर महासमुंद। सातवें नंबर पर बलौदाबाजार। आठवें नंबर पर हमें याद रखना है जांजगीर चांपा। नौवें नंबर पर हमें क्या याद रखना है? शक्ति। 10वें नंबर पर हमें सारंगगढ़ याद रखना है, और 11वें नंबर पर रायगढ़ याद रखना है। अब हम देखते हैं कि महानदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हैं, जो प्रमुख शहर हैं उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें याद रखना है राजिम, और ये राजिम कहाँ पर स्थित है, कौन से ज़िले में है? गरियाबंद। गरियाबंद ज़िले में क्या याद रखना है? राजिम। दूसरा हमें याद रखना है महासमुंद ज़िले में सिरपुर। महासमुंद ज़िले में क्या याद रखना है? सिरपुर। तीसरा हमें याद रखना है रायपुर का आरंग। ठीक है, रायपुर का आरंग। और चौथे नंबर पर हमें याद रखना है बलौदाबाजार का पलारी। बलौदाबाजार का पलारी। ठीक है। पांचवें नंबर पर जांजगीर का दो शहर याद रखना, एक तो चंद्रपुर और दूसरा सिवरी नारायण। ठीक है। नया जिला बनने के बाद जैसे देखोगे तो सिवरी नारायण कौन से जिला में आएगा?
जांजगीर चांपा, और चंद्रपुर कहाँ आ जाएगा, शक्ति में। अब हम देखते हैं कि महानदी पर कौन कौन से जल परियोजनाएं निर्मित है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है धमतरी जिला। धमतरी जिला में हमें 3 बांध याद रखना है। एक है दुधवा जलाशय जो कि महानदी पर निर्मित है, दूसरा रुद्री बांध, ये भी धमतरी जिला में महानदी पर निर्मित है, तीसरा हमें याद रखना है गंगरेल बांध। तीसरा हमें क्या याद रखना है, गंगरेल बांध, जिसका एक अन्य नाम क्या है, रविशंकर जलाशय, और ये भी धमतरी जिला में महानदी पर निर्मित है। इसके बाद हमें जांजगीर चांपा में क्या याद रखना है, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में हमें याद रखना है सियूरी नारायण बैराज, सियूरी नारायण बैराज, और दूसरा हमें याद रखना है बसंतपुर बैराज, बसंतपुर बैराज। इसके बाद हमें शक्ति जिला में 3 बैराज याद रखना है। पहला साराडी बैराज, पहला साराडी बैराज, दूसरा हमें याद रखना है मिरौनी बैराज, दूसरा मिरौनी बैराज, और तीसरा हमें याद रखना है कलमा बैराज, कलमा बैराज। इसके बाद हमें रायपुर जिला में कौन सा बैराज याद रखना है, समोदा बैराज, समोदा बैराज। उसके बाद हमें उड़ीसा राज्य में कौन सा बांध याद रखना है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, जो कि कौन से राज्य में है, उड़ीसा में है, महानदी पर निर्मित है, और इसे क्या बोला जाता है, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, जिसकी लंबाई लगभग कितना है, 4.8 किलोमीटर। इसके बाद हमें याद रखना है कि महानदी पर प्रदेश की जो सबसे बड़े सेतु है उसको याद रखना है, सबसे बड़ी सेतु, सबसे बड़ी सेतु, और ये कहाँ पर है सबसे बड़ी सेतु, तो जो 2 गांव को जोड़ा जाता है उसका नाम हमें याद रखना है, सूरज गांव और नदी गांव, सूरज गांव और नदी गांव को जोड़ा जाता है, जिसकी लंबाई कितना है, 1830 मीटर, इसकी लंबाई कितना है, 1830 मीटर। तो चलिए अब हम लोग महानदी की उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों को देखते हैं, उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले हम लोग ईब नदी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ईब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो ईब नदी का उद्गम स्थल खुर्जा पहाड़ी से होता है, और खुर्जा पहाड़ी में कौन से स्थान से ईब नदी का उद्गम होता है, तो रानी झूला, रानी झूला नामक जो स्थल है वहाँ से क्या होता है, ईब नदी का उद्गम होता है। और ये रानी झूला कहाँ पर है, खुर्जा पहाड़ी में, और ये खुर्जा पहाड़ी कहाँ पर आता है, तो पंडरापाट, और ये पंडरापाट कहाँ पर है, तो जसपुर जिला। तो जसपुर जिले के पंडरापाट के खुर्जा पहाड़ी में कौन सा स्थल स्थित है, रानी झूला, जहाँ से ईब नदी का उद्गम होता है, और इसका महानदी में विसर्जन कहाँ पर होता है, तो ईब नदी का महानदी में विसर्जन उड़ीसा राज्य में होता है, उड़ीसा राज्य में होता है। अब हम इसकी लंबाई देखते हैं। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 202 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है, 87 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 87 किलोमीटर है। अब हम इसकी सहायक नदी के बारे में देखते हैं। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है, डोरकी, मैनी, खोरुंग और सीरी। अब हम ईब नदी पर निर्मित जलप्रपात को देखते हैं। तो इस नदी पर गुल्लू जलप्रपात, बेने जलप्रपात और छुरी जलप्रपात, ये 3 जलप्रपात कौन सा नदी पर निर्मित है, ईब नदी पर निर्मित है।
और इस इब नदी के बालू में क्या पाया जाता है? सोने के कण। बालू में क्या पाया जाता है? सोने के कण। अब हमारा अगला नदी है केलो नदी। केलो नदी, और इस केलो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? लुड़ेग की पहाड़ी। लुड़ेग की पहाड़ी। और ये कौन से तहसील के अंतर्गत आता है? लैलूंगा तहसील। लैलूंगा तहसील। कौन सा जिला? रायगढ़। रायगढ़ के लैलूंगा तहसील के लुड़ेग की पहाड़ी से कौन सा नदी का उद्गम होता है? केलो नदी का उद्गम होता है। और इसका विसर्जन कौन से स्थल पर होता है? तो उड़ीसा में एक जगह है महादेवपल्ली। महादेवपल्ली। यहाँ पर कौन सा नदी से जाके मिलेगा? ये महानदी से जाके मिल जाता है महादेवपल्ली नामक स्थान पर। अब हमें इसकी सहायक नदी याद रखनी है। तो इसकी जो सहायक नदी है उसका क्या नाम है? कोलडेगा और राजर। कोलडेगा और राजर। इसके तट पर कौन सा शहर बसा है? तो हमें क्या याद रखना है? रायगढ़। कौन सा शहर बसा है? रायगढ़। और केलो नदी की हमें लंबाई कितना याद रखना है? 112 किलोमीटर लंबा है। इसमें एक परियोजना है, उसका क्या नाम है? केलो डैम, या उसका क्या नाम है? स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। अब हमारा अगला नदी है मांड नदी। और मांड नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है मंदगा। और यह किस में उल्लेख होता है इस नाम का? मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण में मांड नदी को मंदगा नदी कहा गया है। इसका यदि हम लोग उद्गम स्थल देखें तो सरगुजा के कौन सी स्थल से होता है? मैनपाट से। सरगुजा के मैनपाट से कौन सा नदी निकलती है? मांड नदी। और यदि इसका विसर्जन या संगम बोले तो कौन से स्थान पर है? चंद्रपुर। चंद्रपुर में कौन सी 3 नदी आके मिलती है? महानदी, लात और मांड। अब हम इसकी लंबाई देखते हैं। तो इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। अब हम मांड नदी की सहायक नदी को देखते हैं। तो इसकी जो सहायक नदी है उसका क्या नाम है? तो इसकी सहायक नदी का नाम है कोइराज, चिंदई और कुरकुट। ये 3 इसकी सहायक नदी हमें याद रखनी है। और इस नदी पर एक जलप्रपात है, और उस जलप्रपात का क्या नाम है? उस जलप्रपात का नाम है सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात। अब हमें इसके बारे में एक चीज़ और अच्छे से याद रखना है कि मांड नदी घाटी में, मांड नदी घाटी में क्या प्राप्त होता है? कोयला। तो मांड नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने कोयला प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। मांड नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको अब हम देखते हैं। तो यह कहाँ प्रवाहित होती है? एक तो सरगुजा, दूसरा रायगढ़, और कौन से ज़िले में? शक्ति ज़िले में। इन 3 जिलों में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मांड नदी। अब हमें जो अगला नदी याद रखना है उसका क्या नाम है? बोराई नदी। और इस नदी का उद्गम स्थल बस हमें याद रखना है। तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है? कोरबा का पठार। कोरबा का पठार। और यदि तहसील बोलेगा तो करतला तहसील। करतला तहसील। अब हमें हसदेव नदी के बारे में देखना है। तो इस हसदेव नदी का जो उद्गम स्थल है, हसदेव नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी में है? देवगढ़ पहाड़ी। या फिर ऑप्शन में क्या दे सकता है? कैमूर पर्वत, या फिर क्या दिया रहेगा? सोनहत का पठार। ठीक है। और ये जो तीनों स्थल है वो कौन से जिला में आता है? अभी वर्तमान में कोरिया। और जब नया जिला बन जाएगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तब किस में शामिल हो जाएगा? ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या याद रखना है? फिलहाल तो कोरिया लेकर चलना है।
और यदि इसका विसर्जन स्थल देखें तो ये कहाँ पर विसर्जित होती है? जांजगीर चांपा जिला में। कौन सा जिला में? महानदी से जाके मिलती है जांजगीर चांपा जिला में। उसके बाद हमें इसकी लंबाई याद रखना है, तो इसकी लंबाई कितना है? 176 किलोमीटर। और यदि इसका प्रवाह क्षेत्र बोलेगा तो प्रवाह क्षेत्र में कौन कौन से जिले से होकर जाती है? कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा जिला। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? जटाशंकर, गज, उत्तेंग, चोरनई, अहिरन, झींग। ठीक है, इतना क्या है इसकी सहायक नदी है। जटाशंकर, गज, उत्तेंग, चोरनाई, अहिरन, झींग और एक और क्या याद रख लेना? तान। एक और क्या याद रखना है? तान। और अहिरन के तट पर कौन सा शहर बसा है? कटघोरा। कौन सा शहर बसा है? कटघोरा याद रखना है। इसके बाद हमें याद रखना है कि इस नदी पे कौन कौन से जलप्रपात निर्मित है। तो कोरिया जिला में जो जलप्रपात है उसको देखते हैं। कोरिया जिला में कौन कौन से जलप्रपात हैं? एक तो है अमृत धारा जलप्रपात, दूसरा गंवार घाट जलप्रपात, तीसरा कुबेर घाट जलप्रपात। ये 3 जलप्रपात हमें कहाँ याद रखना है? कोरिया जिला और हसदेव नदी पर। अमृतधारा जलप्रपात, गंवार घाट जलप्रपात और कुबेर घाट जलप्रपात। तो अब हम देखते हैं कि हसदेव नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हैं। मतलब हम क्या देखेंगे अब? तटी नगर के बारे में। तो कोरबा जिला में कौन सा शहर है? कोरबा शहर बसा हुआ है। और जांजगीर चांपा जिला में चांपा और पीथमपुर। चांपा और पीथमपुर कौन से जिला में याद रखना है इसको हम लोग को? जांजगीर चांपा जिला में। अब इस नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है उसको देखते हैं। तो कोरबा जिला में कौन सी परियोजना है इस नदी पर? हसदेव बांगो। कौन सी परियोजना है? हसदेव बांगो परियोजना, जिसका अन्य नाम क्या है? मिनी माता परियोजना। इसका अन्य नाम क्या है? मिनी माता परियोजना। अब हमें याद रखना है कि हसदेव नदी के तट पर हमें क्या के साक्ष्य मिले हैं? मरीन फॉसिल्स। मरीन फॉसिल्स के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हसदेव नदी के तट पर। समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य कौन सी नदी के तट पर मिले हमें? हसदेव नदी के तट पर। और हसदेव नदी घाटी, हसदेव नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारा अगला नदी है शिवनाथ नदी। हमारा अगला नदी कौन सा है? शिवनाथ नदी। और इस शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नवीनतम स्रोत के अनुसार गोडरी गांव। गोडरी गांव, गढ़चिरौली। गढ़चिरौली। और ये गढ़चिरौली कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, तो नवीनतम साक्ष्य के अनुसार या नवीनतम स्रोत के अनुसार शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल गोडरी गांव को माना जा रहा है। और ये गोडरी गांव कहाँ पर है? गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। और पुराना क्या है इसका उद्गम स्थल? किसको माना जाता था? तो पाना बरस की पहाड़ी। पाना बरस की पहाड़ी। अभी वर्तमान में ये कहाँ पर है? राजनांदगांव जिला में। पर जब नया जिला बन जाएगा तो कहाँ पर ये आ जाएगा? मोहेला मानपुर चौकी जिला में। मोहेला मानपुर चौकी जिला। उसके बाद हमें इसकी लंबाई याद रखनी है। तो इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। और इसी के साथ हमें क्या याद रखना है? प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी, या प्रदेश से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी याद रखना है हमें? शिवनाथ नदी को याद रखना है। इसके बाद हमें याद रखना है कि शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ है। ठीक है, अब हमें इसके तट पर कौन कौन से नगर स्थित है उसको देखते हैं। तटी
नगर। सबसे पहले हमें याद रखना है दुर्ग शहर, पहले नंबर पे क्या याद रखना है, दुर्ग शहर। दूसरे नंबर पे हमें याद रखना है नांद घाट, और ये नांद घाट कहाँ पर है, बेमेतरा ज़िला में, बेमेतरा ज़िला में। तीसरे नंबर पे याद रखना है मधकू द्वीप, और ये मधकू द्वीप कहाँ पर है, मुंगेली में। और चौथे नंबर पे क्या याद रखना है हमने, सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ पर है, तो बलौदा बाजार ज़िला में, बलौदा बाजार ज़िला में। अब हम देखते हैं कि शिवनाथ नदी का विसर्जन महानदी पर किस स्थान पर होता है। तो जांजगीर चांपा में एक जगह है शिवरी नारायण, यहाँ महानदी से आकर शिवनाथ नदी मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर से आकर इसकी जो सहायक नदी मिलती है उसको देखते हैं। तो उत्तर से आकर जो सहायक नदी मिलती है उसका नाम क्या है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है लीलागढ़। दूसरे नंबर पे हमें याद रखना है अरपा। तीसरे में मनियारी। चौथे में हाफ। पांचवें में आमनेर और छिपा, आमनेर और छिपा। अब यदि हम लोग दक्षिण से आकर शिवनाथ नदी में मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में देखें तो कौन कौन सी है, खारून, तांदुला, खरखरा और जमुनिया। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने महानदी एवं उसकी उत्तरी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन किया है। हम अपने अगले वीडियो में महानदी की दक्षिणी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।